बराह करम तशरीफ रखिए बारबिन भाई को, मैंने नरम लहजे में कहा और वो थम से सोफे पर गिर गया। मैंने कहना शुरू किया, हाँ ये हकीकत है, वो शख्स जिससे आपको प्लेटिनम पॉइंट के बारे में सौदा करना था मेरे कब्जे में है। मेरी आमद का असल मकसद दरअसल ब्लैक प्लान का हुसूल था। प्लेटिनम पॉइंट के बारे में बिनहाम जानता है, विला डिवाइन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बिनहाम और उसके साथ आने वाले पायलट को आपके हवाले किया जा सकता है और उसके बाद प्लेटिनम पॉइंट के बारे में आप जो कुछ भी सौदेबाजी करना चाहें कर सकते हैं। वो शायद आपके लिए कारामद आदमी साबित हो। भाई को बोला, खुदा की पनाह, तुम जैसे आला जहन का मालिक, बेहतरीन कारकर्दगी का इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अजीबो गरीब खुसूसियात के हामिल हो तुमने अजीब जाल फैलाया है जैसी ऑर्गन में आकर। हालांकि मैं इसका दावा रखता हूं कि जैसी ऑर्गन के एक एक चप्पे पर मेरी निगाह है और यहाँ कोई बैरूनी शख्स किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकता। लेकिन क्या नाम बताया तुमने? हाँ, शायद डैनी विल्सन। लेकिन डैनी विल्सन तुम बेहद ताज्जुब है, मुझे बेहद ताज्जुब है। ये सब कुछ तुमने किस तरह किया और यहाँ तुम्हारे मददगार कौन है? मैंने कहा, अब इस बात को जाने दें मिस्टर बारबिन वाई को। ये बताइए, सब मालूम होने के बाद मेरे बारे में आपकी राय क्या है? वाई को बोला, शिद्दत हैरत से मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। तुम्हारी आला सलाहियतों का मोतरिफ हूँ। लॉरेन ने बिल्कुल सच कहा है कि तुम्हें मेरे अलावा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुनो, जो कुछ तुम चाहोगे, जिस तरह चाहोगे वैसे ही होगा। लेकिन एक वादा करो, इस काम से फारिग होने के बाद, यानी अपना मकसद हासिल करने के बाद, तुम जैसी आर्गन आ जाओगे। बारबिन वाई को तुम्हें वो हैसियत देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। समझे डैनी विल्सन? मुझे यकीन दिला दो कि जो कुछ तुम कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कहा, तो फिर सबसे पहले आप डैनी विल्सन का असल चेहरा देख लीजिए। मैंने कहा और मेकअप मास्क अपने चेहरे से उतार दिया। मेरा असल चेहरा बारबिन वाइको के सामने आ गया था। मैं नहीं जानता था कि उसका क्या रद्द अमल हो सकता है, लेकिन बारबिन वाइको की आंखों में बस हैरत के आसार थे। वो मुझे देखता रहा और फिर उसने गहरी सांस लेकर गर्दन सोफे की पुश्त से टिका दी। बोला, तुम्हारी आंखों से तुम्हारी जहानत का पता चलता है और ये भी अंदाजा होता है कि तुम फौलादी इंसान हो। तुम्हारे अज़ाइम के सामने किसी का टिकना मुमकिन नहीं। बहरहाल सूरत हाल तुम्हारे इल्म में लाई जा चुकी है। ब्लैक प्लान के कागजात तुम्हें देते हुए अब मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है। मुमकिन है बिनहाम तुम्हारी तरह सख्त न साबित हो और मैं वो हारी हुई बाजी फिर जीत लूं, जिसके लिए मेरे दिल में बड़ी उमंगें हैं। विला डिवाइन से बात सिर्फ प्लेटिनम पॉइंट ही की नहीं है, बल्कि हमें अपनी शख्सियतों का तयन करना है। ये तय करना है कि वो बड़ा आदमी है या मैं। इस दौरान नौजवान दोस्त, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है और दस्ते तावन बढ़ाया है, मैं उसे वाकई कभी भूल नहीं सकता। क्या यह मुमकिन है कि तुम बिनहाम को मेरे हवाले कर दो और ब्लैक प्लान की फाइल अपने पास रख कर अपने मकसद हल करो? मैंने पुरसकून मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस सिलसिले में कुछ और भी रियायत कर सकता हूँ मिस्टर बारबिन वाई को। वो बोला, रियायत? मैंने कहा, हाँ, तुमसे कुछ उनसियत हो गई है। मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत दिलचस्प वाकयात इन चंद दिनों में पेश आए हैं। उनमें कुछ जज्बाती बातें भी हैं। मैं नहीं चाहता कि ब्लैक प्लान की तमाम दस्तावेजात तुम्हारे पास से चली जाएं और उसके बाद तुम्हें ऑलिव हार्वर्ड के सामने हदफे मलामत बनना पड़े। बारबिन वाई को बिल्कुल ही जिच हो गया था। बोला, तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा, मिस्टर बारबिन वाई को, उन तमाम दस्तावेजात की माइक्रो फिल्में मैं यहाँ से ले जाऊंगा। उनकी तमाम नकूल मेरे पास होंगी। असल जो तुम्हें दी गई हैं वो तुम्हारी अपनी मिल्कियत होंगी और तुम पूरे वसूख से कह सकते हो कि जो कुछ तुम्हारे हवाले किया गया था तुमने उसकी हिफाजत की। मैं दरअसल इस सिलसिले का तमाम तर जिम्मेदार जेम्स पोकर को करार दूंगा, जिसका सुराग मुझे माइकल जोशर से मिला था। चुनाचे तुम्हारी शख्सियत इस सिलसिले में बिल्कुल साफ रहेगी। बारबिन वाई को एक बार फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इस बार वो मेरे करीब आ गया था। उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये साबित कर दिया है तुमने डैनी विल्सन कि तुम एक अजीम इंसान हो। गलत फहमी हुई थी मुझे तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें विला डिवाइन के नुमाइंदे की हैसियत से जानता था, मगर अब तुमने डैनी विल्सन की हैसियत से अपना तारुफ कराया है। यकीनन तुम किसी बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो। तुम खुद कोई बहुत बड़ी चीज हो। मुझे अपने बारे में अगर बताना पसंद न करो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इस बात का एतराफ़ करने में मुझे कोई आर नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूँ और मुझे अपने उन अल्फाज पर नदामत महसूस हो रही है जिनके तहत मैंने तुम्हें अपने साथ शामिल होने की पेशकश की थी। पता नहीं तुम्हारी अपनी हैसियत क्या हो। मैंने उसके शाने थपथपाते हुए कहा, नहीं मिस्टर बारबिन वाई को, इन तमाम बातों को जहन से झटक दें। हम दोस्तों की हैसियत से हमेशा मिल सकते हैं। वाइको ने कहा, बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग है। गोया मैं हार्वर्ड की तरफ से भी महफूज हो गया। मुझे तो कोई खतरा ही दरपेश नहीं रहा।
मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि ब्लैक प्लान के पूरे कागजात मेरे पास महफूज हैं। लेकिन एक बात बताओ नौजवान दोस्त, अगर कभी ये कागजात मुझसे मांगे गए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, उन्हें वापस कर देना। मेरे पास जो असल चीज मौजूद है मैं उससे पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। तुम्हारा नाम कभी दरमियान में नहीं आएगा, इस बात पर तुम मुकम्मल यकीन रखो। वाइको बोला, आह मेरे दोस्त, मेरे लिए तो तुमने कहने को अब कुछ छोड़ा ही नहीं। सारे एहसानात तुम्हारे हैं। मैंने भला तुम्हारे लिए क्या किया, सिवाय इसके कि मेरे आदमी मुसलसल तुम्हारी ताक में लगे रहे। बल्कि वो लम्हे भी अब मेरे लिए बड़े जाँ गुसल हो गए हैं। जबकि मैंने तुम्हें अपनी अजियत गाह में अजियतें देने की कोशिश की, लेकिन मुझे बेकसूर तसव्वुर करो, मैं तुम्हारा मोतरिफ हूँ डैनी विल्सन। और अब जो गुफ्तगू होगी वो इस अंदाज में नहीं होगी जिस अंदाज में हो रही थी। भला तुम्हारी जैसी सलाहियतें मैं कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें खुद से बड़ा तस्लीम कर लिया है। मैंने कहा, इन बातों को छोड़ो वाइको, फौरी तौर पर मुझे ब्लैक प्लान से मुतल्लिक तमाम कागजात की नकूल तैयार करने की आसानियां फराहम करो। मैं खुद भी यहाँ ज्यादा अरसा नहीं गुजार सकता। वाइको ने कहा, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद वो तमाम चीजें मुहैया कर दूंगा जिनकी मदद से माइक्रोफिल्में तैयार की जा सकती हैं। क्या तुम ये काम खुद भी कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ यकीनन। वाइको बोला, बेहतर है, तो फिर इंतजार करो। मैंने कहा, एक और दरखास्त करना चाहता हूँ वाइको। उसने मुस्तैदी से कहा, हाँ हाँ कहो। मैंने कहा, लॉरेन को भी मेरे बारे में कुछ न बताया जाए, वो बददिल हो जाएगी और मुमकिन है मेरे सिलसिले में वो कुछ नाराज भी हो जाए। बेहतर ये होगा कि तुम मेरे बारे में उससे कह दो कि तुमने किसी अहम मकसद के लिए मुझे कहीं भेजा है। मैं अपना काम कर लूँ और उसके बाद खुद ही उसे तमाम तफसीलात बता दूंगा। वाइको ने कहा, मुनासिब है, ऐसा ही करूंगा। फिर उठते हुए बोला, बेहतर यह है कि तुम इसी कमरे में आराम करो, मैं अपना काम कर लूँ। मैंने गर्दन हिला दी और वो बाहर निकल गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बारबिन वाइको अब बिल्कुल ही मोम हो गया था। उसने बिनहाम वगैरह के सिलसिले में मुझसे मजीद सवालात करने की जुर्रत भी नहीं की थी। बहरहाल मुझे मुसर्रत थी कि मेरा यह काम इंतहाई खुश उसलूबी से हो गया था और मुझे नुमाया कामयाबी हासिल हुई थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और उसके बाद बारबिन वाइको का इंतजार करने लगा। वाइको तकरीबन 40 मिनट के बाद मेरे पास पहुंचा था। उसने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया और फिर वो मुझे एक और कमरे में ले गया जिसके नीचे एक खुफिया तहखाना बना हुआ था। तहखाने को खोलने के लिए एक खास मैकेनिज्म था जिसे अगर मैं तलाश करने की कोशिश करता तो यकीनन मेरे लिए मुमकिन ना होता, लेकिन अब सब कुछ बारबिन वाइको खुद ही कर रहा था। तहखाने में उसने तमाम इंतजामात कर लिए थे और उसी तहखाने में वो छोटे छोटे कैबिनेट रखे हुए थे जिनमें बारबिन वाइको के कागजात मौजूद थे। उसने ब्लैक प्लान फाइल की तमाम दस्तावेजात निकाल कर मेरे सामने रख दी और मैं एक कुर्सी पर बैठकर मुतमईन अंदाज में उन्हें पढ़ने लगा। ब्लैक प्लान का हौलनाक मंसूबा मेरे इल्म में आ गया। जो फाइल मुझे जेम्स पोकर से हासिल हुई थी वो उन तमाम दस्तावेजात की फहरिस्त की हैसियत रखती थी, लेकिन उस फहरिस्त से असल प्लान का पता नहीं चल सकता था। और अब ये असल प्लान जब मेरे इल्म में आया तो शिद्दत हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। बिलाशुबा ये एक खौफनाक यहूदी मंसूबा था जो फलस्तीनियों के मकासद पर कारी ज़रबें लगा सकता था। मैं देर तक उसमें खोया रहा। बारबिन वाइको अपने कुछ और कागजात देखने में मसरूफ हो गया। इस काम से फारिग होकर मैंने एक गहरी सांस ली और वाइको को मुतवज्जे करते हुए बोला, माइक्रोफिल्म बनाने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए हैं आपने मिस्टर वाइको? वो बोला, हाँ ये सब कुछ मौजूद है। उसने मेरी तवज्जो एक जानिब मबजूल करवाई। वो खुद भी मेरे साथ 2 घंटे मसरूफ रहा और मेरी मदद करता रहा। इंतहाई जदीद आलात की मदद से मैंने ये माइक्रो फिल्में तैयार की और उनके डेवलपमेंट वगैरह का काम भी वहीं पर कर लिया गया जिनके इंतजामात बारबिन वाइको ने किए थे। उन फिल्मों को महफूज करने के लिए खुफिया खौल जिन्हें इंतहाई खुफिया तौर पर अपने पास रखा जा सकता था बारबिन वाइको ने ही मुझे मुहैया किए थे। उसने मुझे एक रिस्ट वॉच दी जिसकी मशीन काफी मोटी थी, लेकिन उसकी असल मशीन सिर्फ ऊपरी हिस्से में थी। निचले हिस्से में ऐसे खुफिया खाने बने हुए थे जिनमें बारीक रोल फिट किए जा सकते थे। चुनांचे ये माइक्रोफिल्में ऐसे रोल में रख कर फिक्स कर दी गईं और अब किसी को इसका गुमान भी नहीं हो सकता था कि मेरे पास कोई ऐसी चीज मौजूद है। तमाम काम इत्मीनान बख्श अंदाज में करने के बाद मैंने वाइको का दिली शुक्रिया अदा किया और उसके बाद मैं उसके साथ बाहर निकल आया। बारबिन वाइको एक बार फिर मुझे उसी कमरे में ले आया था जिसमें मेरे और उसके दरमियान अहम गुफ्तगू हुई थी। उसने कहा, क्या तुम इस तमाम कार्रवाई से मुतमईन हो और क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद है कि मैं तुम्हारे साथ जो कुछ ताउन कर रहा हूँ उसमें सदाकत है? मैंने कहा, मुकम्मल तौर पर मिस्टर वाइको। वो बोला, तो क्या अब तुम मुझे बिनहाम के बारे में कुछ और तफसीलात नहीं बताओगे? मैंने कहा, तफसीलात ही नहीं, मैं बिनहाम और उस पायलट को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। वाइको का चेहरा सुर्ख हो गया। बोला, मैं तुमसे ये सब कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर सका डैनी विल्सन।
लेकिन मैं जितना बेचैन हूं तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने पूछा, लॉरेन कहाँ है? वाइको ने कहा, मैंने उसे मुतमईन कर दिया है, तुम्हारे लिए मुस्तरिब है और मेरा ख्याल है कि तवील अरसे तक मुस्तरिब रहेगी। मैंने कहा, बेहतर है। तो फिर क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? और क्या आप एक ऐसी शख्सियत से मिलना चाहेंगे बारबिन वाइको जिसे आप आज तक मुतनफ़र रहे हैं? वाइको चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, गोया मेरा ख्याल दुरुस्त था। मैंने उससे उसके ख्याल की वजाहत तलब नहीं की। मैं समझ गया था कि वो कुछ सोच रहा है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो दोबारा बोला, बहरहाल जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा ही फायदा रहा है, इसलिए मैं अब कोई एतराज़ नहीं करूंगा। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर वाइको, बड़ा अच्छा फैसला किया है आपने। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर मुमकिन हो सके तो प्रोफेसर फेडरिक से आप अपने ताल्लुकात बहाल कर लें। इस ज़िम्न में मैं आप पर ज़्यादा जोर भी नहीं दूंगा, अपने मामलात आप बेहतर समझते हैं। वाइको ने कहा, बेहतर ये होगा कि तुम प्रोफेसर फेडरिक को इस सिलसिले की कोई तफसील न बताओ, बल्कि खुद ही बिनहाम को उससे हासिल करके मेरे हवाले कर दो। इसकी वजह तुम समझ रहे होगे। प्रोफेसर फेडरिक मेरा बदतरीन मुखालिफ है और मेरे खिलाफ हर शख्स से ताउन करने पर आमादा रहता है। इस बात के इम्कानात भी हैं कि वो ऑलिव हार्वर्ड को ये सूरत हाल बता दे और CIA के उस खतरनाक इंसान को अगर जरा भी भनक मिल गई तो वो मेरी तरफ से मशकूक हो सकता है। वाइको का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। चुनांचे मैंने इस सिलसिले में उससे ताउन करने का फैसला कर लिया और उसके बाद मजबूरन मुझे अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां करना पड़ी, यानी मुझे बिनहाम का मेकअप दोबारा करना पड़ा। उसके बाद मैं खुफिया तौर पर बारबिन वाइको की रिहाइश गाह से निकल आया। वो खुद भी मेरे साथ बाहर आया था। मैंने उसे अपना प्रोग्राम बता दिया और वाइको ने उसमें मुझसे पूरा ताउन किया। बारबिन वाइको की रिहाइश गाह से निकलने के बाद काफ़ी देर तक मैं जैसी आर्गन के मुख्तलिफ हिस्सों में आवारा गर्दी करता रहा और फिर जब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ का कोई फ़र्द मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है तो मैं प्रोफेसर फेडरिक की रिहाइश गाह की जानिब चल पड़ा। जब मैं प्रोफेसर फेडरिक की रिहाइश गाह पर पहुंचा तो खुद प्रोफेसर फेडरिक ही ने मेरा इस्तकबाल किया। उसने पुरजोश अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आमद की इत्तला मिल गई थी। फिर वो मुझे अपने साथ लिए हुए अंदर पहुंच गया। बोला, कहो इस सिलसिले में कोई कामयाबी हुई या नहीं? मैंने कहा, मैंने इंतहाई होशियारी के साथ अपना काम अंजाम दिया है मिस्टर फेडरिक, और आप यूं समझ लें कि मैं अब कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक हूँ। वो बोला, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, लेकिन बहुत से सवालात मेरे जहन में कुल बुला रहे हैं। मुझे इत्तला मिल गई थी कि वहाँ तुम्हारे साथ खासी सख्त कार्रवाई की गई है और तुम वहीं गायब हो गए। उसके बाद मैंने जैसी आर्गन के चप्पे चप्पे पर तुम्हें तलाश कराया, मेरा आदमी मुझ तक वापस पहुंच गया था, जो पायलट की शक्ल में तुम्हारे साथ गया था। तुम्हारा कहीं पता नहीं चल सका तो मैंने यही सोचा मुमकिन है तुम बारबिन वाइको का शिकार हो गए होगे। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद मुझे पता चल गया कि बारबिन वाइको की कोठी में कुछ सनसनीखेज सूरत हाल हो गई है और मैं समझ गया कि तुम वहीं पोशीदा हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था दोस्त। बारबिन वाइको बराह रास्त मुझ तक पहुंच गया और उसने मुझे शदीद धमकियां दी। उसका ख्याल यही था कि मैं तुम्हारा पुश्त पना हूं, बल्कि मैंने तुम्हें अपने पास छुपा रखा है। मैंने सख्ती के साथ इन तमाम वाकयात से लाइल्मी का इजहार कर दिया, लेकिन अब भी मुझे यकीन है कि वो मेरी निगरानी कर रहा होगा। मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है। तुम्हारा अपना काम हो जाए, उसके बाद सारे मामलात से मैं खुद ही निमट लूंगा। मैंने कहा, बिनहाम और उसका साथी कहाँ है? प्रोफेसर फेडरिक ने जवाब दिया, मेरे पास महफूज हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज रात मुझे अपनी ये अमानत दरकार है प्रोफेसर, उसके साथ ही मेरा ये मिशन मुकम्मल हो जाएगा। फेडरिक बोला, गोया बारबिन वाइको को एक जबरदस्त जिक उठाना पड़ेगी। मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने कहा, दिलचस्प बात यह है प्रोफेसर कि वो तवील अरसे तक ये न जान सकेगा कि उसे क्या नुकसान हुआ है, और जब उसे इल्म होगा तो वो पागल कुत्ते की तरह सड़कों पर भौंकता फिरेगा। उस वक्त तक प्रोफेसर उसे अपनी इस शिकस्त के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। वक्त से कबल अगर उसे हालात का इल्म हो गया तो मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रोफेसर फेडरिक ने कहा, इत्मीनान रखो, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। इस तरह मैंने प्रोफेसर की जबान भी बंद कर दी। प्रोफेसर ने मेरे साथ भरपूर ताउन किया था और खुशबख्ती थी कि मैं अपने दुश्मनों की दोस्ती हासिल करके अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गया था। रात के 10 बजे के करीब एक बंद वैगन बेहोश बिनहाम और उसके साथी पायलट को लेकर जैसी आर्गन के एक मगरबी गोशे की तरफ चल पड़ी, जहां झील कैंटल थी। बारबिन ने मुझे उसी जगह के बारे में बताया था। फेडरिक ने मुझे सिर्फ ड्राइवर मुहैया किया था जो कैंटल के बारे में जानता था। बिनहाम और उसके साथी पायलट को रात के खाने में बेहोशी की दवा दे दी गई थी, चुनांचे वो उस वक्त भी बेहोश थे। झील के किनारे उन दोनों को उतार दिया गया और फेडरिक का आदमी वैन लेकर वापस चला गया। जो ही वैन की अकबी रोशनियां तारीकी में गुम हुई, एक दरख्त की आड़ से बारबिन वाइको चंद लोगों के साथ बाहर निकल आया।
उसने मुझे आवाज़ दी, डैनी विल्सन। मैंने जवाबन उसे पुकारा, मिस्टर वाइको, और वो मेरे करीब पहुंच गया। टॉर्च की रोशनी में उसने उन दोनों को देखा और मुसरत भरे लहजे में बोला, मैं नहीं कह सकता कि इनके हुसूल से मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो सकती है या नहीं, लेकिन इनका मेरे कब्जे में होना भी बहुत कुछ है। बाज़ मामलात हमारी समझ से बाहर होते हैं डैनी। क्या मैं तुम्हारे सामने एक सनसनीखेज इंकिशाफ करूं? मैंने खुशदिली से कहा। क्या? बोला, तुम्हारा दोस्त ऑलिव हार्वर्ड इस वक्त जेसी आर्गन में मौजूद है। मेरे जहन में एक धमाका हुआ और मैं हैरत से बारबिन वाइको की शक्ल देखता रह गया। बारबिन वाइको बिनहाम और दूसरे आदमी के सिलसिले में अपने साथियों को हिदायत देने लगा और उन्होंने उन दोनों को यहाँ से उठाकर एक गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। इस दौरान मैंने खुद को संभाल लिया था। मैंने कहा, वाकई दिलचस्प इत्तला है, बिलाशुबा सनसनीखेज। ये पता चल सका कि वो कब यहाँ पहुंचा। वाइको बोला, आज ही शाम को 7 बजे, और सबसे पहले मुझसे मिला। वो बहुत परेशान है। उसने मुझे माइकल जोशर की मौत की इत्तला दी और फिर जेम्स पोकर की मौत के बारे में बताते हुए कहा कि ब्लैक प्लान फाइल जेम्स पोकर के पास से गायब हो गई है और उसे खतरा है कि उसके बाद ब्लैक प्लान के खुफिया मंसूबे को हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि जो शख्स इस सिलसिले में काम कर रहा है वो बेहद खतरनाक है। इससे कबल कि वो मुझ तक पहुंचे, हार्वर्ड ने यह मुनासिब समझा कि ब्लैक प्लान मुझसे हासिल कर लिया जाए और सारे कागजात अपनी तहवील में ले ले। मैंने कहा, वेरी गुड। तो क्या ब्लैक प्लान की दस्तावेजात हार्वर्ड की तहवील में चली गई हैं? वाइको ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, सनसनीखेज बात तो यही है, अगर आज का दिन गुजर जाता तो फिर तुम ब्लैक प्लान के कागजात हासिल नहीं कर सकते थे, और अगर हम उसकी माइक्रोफिल्में ना हासिल कर लेते तो मेरे लिए भी फौरी तौर पर उनकी गुमशुदगी की जवाबदही मुश्किल होती। मैंने आंखें बंद कर ली थी। इससे ज्यादा सनसनीखेज खबर दूसरी नहीं हो सकती थी। अगर ये दिन मेरे और बारबिन वाइको के दरमियान फैसला कुन दिन न होता तो मैं हमेशा के लिए ब्लैक प्लान की फाइल से महरूम हो जाता। हार्वर्ड की तहवील में जाने के बाद उसका हुसूल नामुमकिन था। ये सब इमदाद गैबी थी। रब्बुल इज़्ज़त जो काम मुझसे लेना चाहता था उसकी कोई ना कोई सबील पैदा कर देता था। दिल ही दिल में मैंने खुदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर वाइको से कहा, इससे एक और फायदा भी हुआ है मिस्टर वाइको। उसने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, अब वो आप पर किसी कीमत पर शक नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस खुफिया मंसूबे से जो काम भी लिया जाएगा एक अरसे के बाद लिया जाएगा। वाइको ने कहा, हाँ, सब कुछ बेहतर हुआ है। मैं तो इस सारी कामयाबी को तुमसे मंसूब समझता हूँ। दर हकीकत मुझे ब्लैक प्लान से कोई फायदा ना होता, जबकि प्लेटिनम पॉइंट मेरे लिए निहायत कीमती है। मैंने कहा, एक जहमत आपको और देना चाहता हूँ मिस्टर वाइको। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो ठीक है, वरना मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। वाइको बोला, जरूर कहो। मैंने कहा, मैं अब जेसी आर्गन में रुकना नहीं चाहता। वाइको ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारा हार्वर्ड के हाथ आना मेरे लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना तुम्हारे लिए। जेसी आर्गन में हार्वर्ड अपने एक दोस्त के यहाँ मुकीम है, लेकिन वो क्या सोचेगा, उसका जहन क्या फैसला करेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। मैं भी इसी सूरत में मुतमईन हो सकता हूँ जब तुम ये फिल्में लेकर जेसी आर्गन से निकल जाओ। मैं ये सोच कर चला था कि तुम्हें इसका मशवरा दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मशवरा, या इसके लिए कुछ जराए भी मुहैया करेंगे मिस्टर वाइको? वाइको ने कहा, मुहैया करूंगा नहीं, मुहैया कर चुका हूँ। उसने किसी को आवाज दी, हॉगन, और एक मजहूल सा बूढ़ा आदमी करीब आ गया। वाइको बोला, ये हॉगन है, सब्जियों का व्यापारी। हर हफ्ते में एक बार ये सब्जियां लेकर ग्रीन लौट जाता है और आज इसके जाने का दिन है। ये अपने साथ एक मावन को ले जाता है और आज इसकी मावनत तुम करोगे। एहतियातन मैंने ये किया है, वरना बेहतर जराए भी। मैंने कहा, नहीं नहीं मिस्टर वाइको, मैं खुशी से तैयार हूँ। वो बोला, ओके डैनी, मैं ज्यादा नहीं रुक सकूंगा। पता नहीं कब वो मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश करे। तुम हॉगन के साथ चले जाओ, ये सब ठीक कर लेगा। मैंने बारबिन वाइको से रुखसती मुसाफा किया और हॉगन के साथ चल पड़ा। बारबिन को मुझ पर मुकम्मल एतमाद था और मुझे उस पर। उसने बिनहाम वगैरह के बारे में कोई सवाल नहीं किया था, गोया वो पूरी तरह मुझ पर भरोसा करने लगा था। हॉगन का घर उस मकाम से कोई 3 फरलांग के फासले पर था। रास्ते भर उसने कोई बात नहीं की। फिर दोनों को पैदल ही ये फासला तय करना पड़ा। एक सब्जियों से भरे ट्रक के करीब पहुंचकर वो रुका और मैंने उसकी आवाज सुनी, लिबास तब्दील कर लो। इस शानदार लिबास में मेरे किसी मावन ने आज तक मेरे साथ सफर नहीं किया। मैंने कहा, लिबास कहाँ से आएगा? उसने जवाब दिया, मेरे पास मौजूद है, और अंदर चला गया। वो थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके पास किसी मैक्सिकन गवाले की आधी पतलून, बनियान और चमड़े की मुड़ी हुई वास्कट थी। उसने बड़े इत्मीनान से ये लिबास मेरे हवाले कर दिया। घुटनों के पास से फटी हुई पतलून और बकिया लिबास पहनकर मैं मुतमईन हो गया। हॉगन मुझे घूर रहा था। फिर उसने जले कटे लहजे में कहा,
जूते चोरी के लग रहे हैं, इन्हें भी उतार लो तो मेहरबानी होगी। मैंने हंसकर कहा, जरूर मिस्टर हॉगन, और जूते उतारकर सब्जियों के अंबार में ठूंस दिए। हॉगन की हिदायत पर मैं आलूओं के बोरों पर जाकर बैठा और हॉगन ने ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आते रहें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।